फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 9वीं विषय हिंदी से पाठ 5.1 ग्राम्य जीवन। इसको लिखे हैं डॉक्टर मुकुटधर पांडे जी। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर इसको शेयर कीजिएगा। बहुत ही आसान और सरल तरीके से पूरा जो पाठ है अच्छे से समझने वाले हैं, तो वीडियो में आपको अंत तक बने रहना ताकि पूरा जो पाठ है आपको अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जीवन परिचय दिया गया है डॉक्टर मुकुटधर पांडे जी का। तो मुकुटधर पांडे का जन्म 30 नवंबर सन 1885 ईस्वी को छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले के बालपुर नामक गांव में हुआ था। इनका जन्म हुआ था 30 नवंबर 1885। कहाँ पर? जांजगीर चांपा जिले के बालपुर नामक गांव में। छायावाद का आरंभ इनकी रचनाओं से माना जाता है। ये जो है छायावादी कवि हैं डॉक्टर मुकुटधर पांडे जी। उनकी रचना कुर्री के प्रति प्रथम छायावादी रचना है। ये जो है जो कुर्री के प्रति है, ये इनकी जो है प्रथम छायावादी रचना रही है। मानद टी-लीट की उपाधि से प्राप्त श्री पांडे को भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। इनको जो है पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था भारत सरकार के द्वारा। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं, चलिए देखते हैं कौन कौन सी प्रमुख रचनाएं हैं। तो पूजा के फूल, शैलबाला, लक्ष्मा, परिश्रम और मेघदूत, ये इनकी जो है प्रमुख रचनाएं रही है। ग्राम्य जीवन कविता में कवि ने गांव के प्राकृतिक सौंदर्य एवं ग्रामवासियों की सहज जीवन शैली का जीवंत चित्रण किया है। ये जो कविता है ग्राम्य जीवन, उसमें हम गांव के जो प्राकृतिक सौंदर्य, वहाँ के किसानों और वहाँ के जो खेत खलिहान हैं, उन सारे जो चीज़ें हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से अपनी कविता के माध्यम से डॉक्टर मुकुटधर पांडे ने इस अपनी कविता में प्रस्तुत किया है। तो ये रहा छोटा सा जीवन परिचय डॉक्टर मुकुटधर पांडे जी का। चलिए पाठ की तरफ आगे बढ़ते हैं। आप पढ़ते हैं। पहला यहाँ पर जो पंक्ति दिया गया है, छोटे छोटे भवन स्वच्छ अति दृष्टि मनोहर आते हैं, रत्न जड़ित प्रसादों से भी बढ़कर शोभा पाते हैं, बट पीपल की शीतल छाया फैली कैसी है चहु ओर, द्विजगण सुंदर गान सुनाते नित्य कहीं दिखलाते मोर। तो इन पंक्तियों में कवि जो है क्या कहना चाहते हैं, जो गांव के जो छोटे जो घर होते हैं, जो भवन होते हैं, उनको बहुत अच्छे तरीके से उनका जो है इन पंक्तियों के माध्यम से चित्रण किए हुए हैं। साथ ही साथ वहाँ पर जो प्राकृतिक सौंदर्य है गांव का, और वहाँ पर जो पाए जाने वाले पशु पक्षी हैं, उनका भी इन पंक्तियों के माध्यम से सुंदर चित्रण किए हुए हैं। तो चलिए समझते हैं, इसकी व्याख्या देखते हैं। छोटे छोटे भवन स्वच्छ अति दृष्टि मनोहर आते हैं, मतलब गांव के जो छोटे छोटे जो घर हैं, जो भवन हैं, वो बहुत ही क्या है, मनोहर है। मतलब मनोहर मतलब मन को हरने वाले। इनको देख करके सब जो है क्या हो जाते हैं, सुंदर ये जो है दिखाई पड़ते हैं। ये जो घर हैं, ये जो भवन हैं, बहुत ही क्या है, सुंदर हैं। तो इसी को यहाँ पर बोला जा रहा है। रत्न जड़ित प्रसादों से भी बढ़ करके शोभा पाते हैं। जो रत्न जड़ित, जो हीरे मोती से जड़ित जो प्रसाद हैं, प्रसाद मतलब होता है महल, तो इनकी जो शोभा है, मतलब गांव के जो छोटे छोटे घर हैं, उनकी शोभा जो है महलों से भी बढ़कर है देखने को मिलती है। मतलब जो गांव के जो छोटे छोटे जो घर हैं, वो महलों से भी बढ़कर के बहुत अधिक क्या है, सुंदर हैं। बट पीपल की शीतल छाया फैली कैसी है चहुं ओर। और यहाँ पर मतलब गांव में जो है बट यानी कि जो बरगद और पीपल का पेड़ आप सभी लोग पता है। तो गांव में जो है जो बट है, जो पीपल है, उस पेड़ की जो छाया है वो चारों तरफ जो है फैली हुई है। और वहाँ पर जो है जो गांव के जो लोग हैं आपस में उसकी छाया में बैठ करके जो है बातें किया करते हैं। फिर क्या है, द्विजगण सुंदर गान सुनाते नित्य कहीं दिखलाते मोर। द्विजगण मतलब होता है जो चिड़िया है, वो जो है आसपास जो चिड़िया हैं, वो वहाँ पर बैठ करके, जो पेड़ हैं उनमें बैठ करके अपना जो चहचहाट है वो करती है। और ये जो चहचहाट को सुन करके बहुत बढ़िया क्या होता है, अच्छा सबको महसूस होता है। और नित्य कहीं दिखलाते मोर, और वहीं पास में जो जंगल है, वहाँ पर जो मोर है वो नृत्य करते हुए हमको देखने को मिल जाता है। तो ये रहा इन पंक्तियों का अर्थ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पंक्ति है, शांतिपूर्ण लघुग्राम बड़ा ही सुखमय होता है भाई, देखो नगरों से भी बढ़कर इनकी शोभा अधिकाई, कपट द्वेष छलहीन यहाँ के रहने वाले चतुर किसान, दिवस बिताते हैं प्रफुल्लित चित्त करते हैं अतिथि का मान। तो इन पंक्तियों के माध्यम से कवि क्या बता रहे हैं, यहाँ के जो किसान हैं और उनकी जो सरल भाव, जो सहज भाव है, उनका
इन पंक्तियों के माध्यम से वर्णन किए हुए हैं। मुकुट जो किसान गांव में रहते हैं उनके सरल स्वभाव और जो उनका जो कोमल जो भाव है उनका इन पंक्तियों के माध्यम से कवि यहाँ पर वर्णन किए हुए हैं। चलिए अब इसकी व्याख्या देखते हैं। शांतिपूर्ण लघुग्राम बड़ा ही सुखमय होता है भाई, देखो नगरों से भी बढ़कर के इनकी शोभा अधिकाई। मतलब जो गांव है वो भले ही क्या है, छोटे हैं, लघु ग्राम मतलब भले ही छोटे हैं, लेकिन यहाँ पर आपको जो है बहुत अच्छे तरीके से जो शांति है वो देखने को मिल जाएगी और बहुत ही सुखमय जो जीवन है वो यहाँ के किसान बिताते हैं। देखो नगरों से भी बढ़ करके इनकी शोभा दिखाई, मतलब जो बड़े बड़े जो नगर हैं वो भी गांव के सामने जो है कैसे हैं, छोटे पड़ जाते हैं, इनकी शोभा के सामने जो है छोटे पड़ जाते हैं। और ये जो गांव है वो कैसा है, बहुत ही शांतिपूर्ण है। अधिकतर क्या होता है, शहरों में जो है बहुत अधिक शोर शराबा होता है, लेकिन गांव में ऐसा नहीं होता, चारों तरफ जो है शांति हमको देखने को मिल जाती है। तो इसी को कवि इन पंक्तियों के माध्यम से बता रहे हैं। फिर क्या बोलते हैं, कपट द्वेष छलहीन यहाँ के रहने वाले चतुर किसान, दिवस बिताते हैं प्रफुल्ल चित्त, करते हैं अतिथि का मान। और जो गांव में रहने वाले किसान हैं वो कैसे हैं, वो जो है कपट द्वेष और छलहीन से रहित हैं, यानी कि इनमें किसी भी प्रकार का कपट द्वेष और छल इनके भीतर नहीं है। ये बहुत ही अच्छे स्वभाव के हैं और चतुर भी हैं। और ये कैसे करते हैं, अपना जो दिन है वो कैसे बिताते हैं, खुश होकर के, प्रफुल्लित होकर के अपना जो पूरा दिन है वो बताते हैं। चित्त मतलब होता है मन, मतलब प्रसन्न मन से अपना जो पूरा दिवस है, जो दिन है वो अच्छे से बिताते हैं। करते हैं अतिथि का मान, और जब जो है इनके यहाँ गांव में अतिथि आते हैं इन किसानों के यहाँ, तो क्या करते हैं, वो जो है अतिथि का बहुत अच्छे तरीके से मान सम्मान किया करते हैं। तो ये रहा इस पंक्ति की व्याख्या। चलिए अगली पंक्ति आगे पढ़ते हैं। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो जरूर इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए अब बात आती है, आसपास में है फुलवारी, कहीं कहीं पर बाग अनूप, केले नारंगी के तरुगण दिखलाते हैं सुंदर रूप, नूतन मीठे फल बागों से नित खाने को मिलते हैं, देने को फूलेल सा सौरभ, पुष्प यहाँ नित खिलते हैं। तो इन पंक्तियों में कवि ने जो है गांव के जो बाग बगीचे हैं, जो पुष्प वाटिका है, उनका सुंदर चित्रण अपनी इस पंक्तियों के माध्यम से किए हुए हैं। चलिए इसकी व्याख्या समझते हैं। व्याख्या देखते हैं कि क्या बोले गए है, आस पास में है फुलवारी, कहीं कहीं पर बाग अनूप, मतलब गांव में आपको जो है आसपास में जो है फुलवारी, मतलब जो फूलों का जो बगीचा है वो देखने को मिल जाएगा, और कहीं कहीं पर बाग अनूप, मतलब कहीं कहीं पर आपको बड़े बड़े जो बाग बगीचे हैं वो भी आपको गांव में देखने को मिल जाएंगे। और ये जो दिखने में कैसे दिखाई पड़ते हैं, बहुत ही सुंदर हैं और मन को हरने वाले हैं। केले नारंगी के तरुगण दिखलाते हैं सुंदर रूप, और साथ ही साथ यहाँ पर जो है आपको केले जो नारंगी हैं, तरुगण, तरुगण मतलब होता है, तरु मतलब होता है पेड़ और गण मतलब होता है समूह, मतलब केले नारंगी के जो पेड़ों का जो समूह है वो भी आपको अच्छे तरीके से यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। और ये जो है कैसे दिखाई पड़ते हैं, सुंदर दिखाई पड़ते हैं। तो इसी को यहाँ पर बताया जा रहा है। फिर है, नूतन मीठे फल बागों से नित खाने को मिलते हैं, देने को फुलेल सा सौरभ, पुष्प यहाँ नित खिलते हैं। और इन बाग बगीचों में आपको जो है मीठे मीठे फल हमेशा जो है खाने को मिल जाएंगे, जो कैसे होते हैं, बहुत ही मीठे होते हैं और खाने में बहुत ही इनका स्वाद जो है कैसा होता है, बढ़िया होता है। तो इसी को यहाँ पर बताया जा रहा है। और किसी को जो है यदि फूल देना है, पुष्प, तो हमेशा यहाँ पर ताजे पुष्प आपको देखने को मिल जाते हैं इन बाग बगीचों में, जो कि सिर्फ कहाँ पाए जाते हैं, गाँव के अंदर पाए जाते हैं। और ये बहुत ही कैसे दिखाई पड़ते हैं, सुंदर और अच्छे दिखाई पड़ते हैं। तो ये रहा इन पंक्तियों का व्याख्या। चलिए अगली पंक्ति यहाँ पर देखते हैं। पास जलाशय के खेतों में एक खड़ी लहराती है, हरी भरी यह फसल धान की, कृषकों के मन भाती है, खेतों में आते हैं हिरणों के बच्चे चुपचाप, यहाँ नहीं है छली शिकारी, जो धरते सुख से पदचाप, कभी कभी कृषकों के बालक उन्हें पकड़ने जाते हैं, दौड़ दौड़ कर थक जाते हैं वे, कहाँ पकड़ में आते हैं, बहता एक सुनिर्मल झरना कल कल शब्द सुनाता है, मानो कृषकों को उन्नति के लिए मार्ग बतलाता है। तो इन पंक्तियों में जो है कवि ने गांव के खेतों और वहाँ पर जो पशु पक्षी जो हिरण हैं उनका क्या किए हुए हैं, वहाँ के जो गांव के जो बच्चे हैं, उनके जो किसानों के जो खेत हैं, और साथ ही साथ
उस खेत में लहराती हुई जो फसलें हैं, उन सारी चीज़ों का वर्णन इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने किया है। तो चलिए समझते हैं, इसकी व्याख्या देखते हैं। पास जलाशय के खेतों में एक खड़ी लहराती है, मतलब जो गांव के जो खेत हैं वहीं पास क्या है, जलाशय है, तो पानी जो है पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है। किसके लिए? फसलों के लिए। तो जो ईख, जो गन्ने की जो फसल है वो लहरा रही है, और कैसी है? हरी भरी यह फसल धान की कृषकों के मन भाती है। और वहीं पास जो है क्या है, धान की जो हरी भरी फसल है वो कैसी है? बहुत ही अच्छी है, और वो जो है किसानों के जो मन है उसको लुभा रही है। हरी भरी जो फसल है लहरा रही है, और जिसको देख करके किसान जो है बहुत ही क्या हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। फिर है अगला, खेतों में आते हैं हिरणों के बच्चे चुपचाप, यहाँ नहीं है छली शिकारी जो धरते सुख से पदचाप। और ये जो खेत हैं, जो गन्ने जो खेत हैं, और साथ ही साथ जो धान के जो खेत हैं, वहाँ पर क्या करते हैं, जो हिरण के जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो जो है चुपचाप आ जाते हैं, और फसल जो है बड़ी होने के कारण ये जो है वहाँ पर चुपचाप आकर के जो है घूमने लगते हैं। और यहाँ पर जो है आपको कोई भी शिकारी देखने को नहीं मिलता, मतलब जो गांव में जो है आपको किसी प्रकार का जो है इन हिरणों को शिकार करने वाले व्यक्ति नहीं मिलते। तो इसी को यहाँ पर बताया जा रहा है कि यहाँ नहीं है छली शिकारी, मतलब यहाँ पर उन हिरणों को जो है शिकार नहीं किया जाता, इनको जो है अच्छे से घूमने दिया जाता है। इसी को यहाँ पर बताया जा रहा है। फिर क्या है, कभी कभी कृषकों के बालक उन्हें पकड़ने जाते हैं, दौड़ दौड़ कर के थक जाते हैं, वे कहाँ पकड़ में आते हैं। और जो किसानों के जो छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो इन हिरणों को जो है पकड़ने के लिए चुपचाप जाते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, उनको दौड़ दौड़ करके जो है थक जाते हैं, लेकिन जो हिरण के जो बच्चे हैं वो उनके पकड़ में नहीं आते। तो इसी को यहाँ पर बताया जा रहा है। फिर है, बहता एक सुनिर्मल झरना कल कल शब्द सुनाता है, मानो कृषकों को उन्नति के लिए मार्ग बतलाता है। कहने का अर्थ ये है कि पास ही में एक सुनिर्मल झरना, मतलब बहुत ही निर्मल जो झरना है बह रहा है, और उसकी जो आवाज़ है वो सुनाई दे रही है। और वो कैसी बह रही है? लगातार वो जो है कल कल करते हुए बह रही है, और ऐसे बह रही है जैसे मानो किसानों को बोल रही हो कि तुम जो है लगातार जो है अपने मार्ग में उन्नति करते रहो, मतलब लगातार जो है अपना काम करते रहो। इस प्रकार से वो जो झरना है किसानों को संदेश दे रही है। तो ये रहा इसकी व्याख्या। चलिए लास्ट पंक्ति यहाँ पर देखते हैं। गोधन चरते कैसे सुंदर गल घंटी बजती सुख मूल, चरवाहे फिरते हैं सुख से देखो ये टटनी के पुल। ग्राम्य जनों को लक्ष्य सदा सब प्रकार सुख शांति अपार, झंझटहीन बिताते जीवन करते दान धर्म सुखसार। तो इन पंक्तियों के माध्यम से कवि वहाँ के ग्वाले और जो गाय बैल हैं, और साथ ही साथ जो किसानों की सुख समृद्धि है, उनका वर्णन इन पंक्तियों के माध्यम से किए हुए हैं। व्याख्या देखते हैं इसका। गोधन चरते कैसे सुंदर गलघंटी बजाती सुख मूल। जो गांव के जो बछड़े हैं उनके गले में क्या बंधी हुई है? सुंदर घंटी। गलघंटी मतलब होता है उन गले में जो है उनकी घंटियां बंधी हुई है। आप सभी लोग गांव से हैं तो जानते होंगे कि उनके जो है गांव में जो है छोटे छोटे जो बछड़े होते हैं उनमें के गले में क्या बांध दिया जाता है? घंटी बांध दिया जाता है। तो यहाँ पर भी क्या किया जा रहा है कि उनके जो गले में जो घंटी बंधी हुई है वो जब बजती है तो बहुत ही अच्छा महसूस होता है, सुख मूल। उससे जो है क्या मिलता है? बहुत ही सुकून मिलता है, मन को जो है शांति मिलती है। और ये जो गाय के जो गोधन है, जो गाय हैं, वो घंटी बजाते हुए इधर उधर क्या करते रहते हैं? चरते रहते हैं। चरवाहे फिरते हैं सुख से देखो ये टटनी के कुल। और जो चरवाहे हैं, मतलब जो गाय बैल जो चराते हैं उनको बोला जाता है चरवाहे। तो चरवाहे क्या करते हैं? इनको देखते रहते हैं, और वो जो है टटनी, टटनी मतलब होता है नदी, नदी के जो किनारे हैं वहाँ पर जो है आराम से वो जो है घूमते रहते हैं, और अपने जो गाय बैल हैं उनको देखते रहते हैं। ग्राम्य जनों को लभ्य सदा सब प्रकार सुख शांति अपार। और जो गांव के जो लोग हैं उनको सभी प्रकार से सुख शांति जो है अपार, बहुत बहुत अधिक मात्रा में मिली हुई है। और झंझटहीन बिताते जीवन करते दान धर्म सुखसार। और जो गांव के जो लोग हैं बहुत ही झंझट मतलब झंझटहीन जीवन बिताते हैं, बहुत ही सरल और सहज भाव से अपना जो जीवन है बिताते हैं, और हमेशा ये जो है दान धर्म करके अपना जो जीवन है अच्छे तरीके से खुशी खुशी व्यतीत करते हैं। तो ये रहा इन पंक्तियों की व्याख्या, और यहीं पर आज का हमारा ये जो पाठ है ग्राम्य जीवन समाप्त होता है। आई होप आपको पूरा जो पाठ है अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसको जो है आपको शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ। और
चैनल पर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप जो है वीडियो देखते हैं बट चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हो, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार के वीडियो आपको देखने को मिलता रहे। और यदि आपको इसका प्रश्न उत्तर चाहिए तो मुझको कमेंट में बता सकते हैं ताकि बेहतरीन तरीके से आपके लिए प्रश्न उत्तर का वीडियो बना करके हम आपके लिए ला सकें। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसी प्रकार के अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद।